भेजा है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, जो वाकया मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ वो तकरीबन मेरे साथ उस वक्त पेश आया था जब मैं 1.5 साल का था। अब वो 17 साल के हैं। और कहते हैं कि ये वाकया उनकी वालिदा ने उनको सुनाया था। वाकया कुछ यूं कि जिस बिल्डिंग में ये लोग रहा करते थे वो काफी पुरानी है, इनमें 10-12 साल पुरानी होगी। और उस वक्त 10-12 साल पहले धोरा जी उस तरह का नहीं था जिस तरह का अब है, जहाँ पर रश है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, आना जाना लोगों का। उस वक्त सुनसान एरिया हुआ करता था। कहते हैं हम अपनी बिल्डिंग में रहते थे और अकेली एक फैमिली सिर्फ हम ही थे। और वो कहते हैं 2nd फ्लोर पे हम लोग रहते थे और वो बिल्डिंग 4 मंजिला है। उनका घर जो था वो काफी खराब कंडीशन में था, जिसकी वजह से उनको एक कमरे में अब शिफ्ट होना पड़ा और बाकी वो रेनोवेशन शायद कराने लगे। तो वो अंग्रेजी में लिखते हैं कि one night we were sleeping, then suddenly I started to recite कलमा। उनका मतलब ये कहने का कि वो रात को सो रहे थे अपने वालिदैन के साथ और वो शायद 1.5-2 साल के होंगे। तो रात को और अचानक से उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली जो है वो परेशान हो गई कि एक 1.5 साल का बच्चा किस तरीके से कलमा रिसाइट कर रहा है। This all was beyond my family imagination, and after that this happened often with me. After 2-3 years, when I and my family were sleeping, I suddenly woke up and started to talk with someone in a high tone. When my father woke by disturbance of the voice, they inquired me that to whom I was talking with. And they were surprised when they hear me saying that I was talking to my uncle. And there was no one around. Then the very next day my father called a Maulana. The Maulana told my father that this house is occupied with the family of jinn and they are all pious. That's why they didn't tolerate the dirtiness, napaki, and started doing all this act so that we can get acknowledge what the problem is. The Maulana did some amal for some days and after that things began to get better. उनका पूरा वाकया था नापाकी के ऊपर। जब जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां चाहते हुए ना चाहते हुए भी नापाकी हो जाती है और उसमें आई थिंक बच्चों का कसूर नहीं होता। तो कहते हैं जिस घर में ये लोग रहा करते थे उस घर में शायद कोई और जिन्नात की भी फैमिली रहा करती थी जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि वहां पे नापाकी हो, क्योंकि वो काफी शायद रिलीजियस जिन्नात होंगे, जिसकी वजह से वो उस बच्चे की सूरत में या उस बच्चे को नजर आते थे। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो मसले मसाइल बढ़ते भी गए, यहां तक कि शायद जैसे उन्होंने बताया कि ये रातों को उठ के एक बुलंद आवाज में एक शख्स से बात करते थे और जब इनके वालिद ने इनसे पूछा कि किससे बात करते तो कहते मैं चाचा से बात करता हूं और वहां पे कोई नहीं होता था। अक्सर सुना है कि छोटे बच्चों को जिन्नात फरिश्ते नजर आते हैं। कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में तो बहस नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है। ट्रायंगल के बारे में अक्सर मैंने अपने शोज में डिस्कस किया है और वो कहते हैं बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनकी ईमेल कुछ यूं है, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, इट्स मी एहसन। मिनहाज भाई मैंने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बर्मुदा ट्रायंगल अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग हैं उनके लिए मखसूस है। वहां उनकी मजलिस होती है और उस जगह पर कोई दाखिल नहीं हो सकता और जो कोई भी जबरदस्ती दाखिल होता है तो या तो वो मर जाता है या तो वहां से जिंदा वापस आते ही ज़हनी तौर पर माजूर हो जाता है। और ये बात भी सच है कि वहां जो शिप्स या जहाज गुम हुए थे वो मिल गए थे मगर उस पर मौजूद तमाम लोग मरे हुए पाए गए थे और वहां की चलने वाला टाइम दुनिया के हिसाब से बहुत तेज है, जल्दी से गुजरता है।
और ये भी सच है कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट वहां काम नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली आप सही हो। इसी तरह का बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक वाकया बहुत मशहूर है, और वो ये था कि एक शिप, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, लेकिन एक शिप गुजर रही थी बर्मुडा ट्रायंगल से जिसमें अच्छे खासे लोग सवार थे। वो जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ गई तो वहां से वो कंपास ने और टावर के पास कोई सिग्नल नहीं आता था, कंट्रोल रूम अगर दिखता था तो पता चला कि वो शिप गुम हो चुकी है और वो बिल्कुल ही गायब हो गई। मतलब इंसानों का भी कुछ पता नहीं चला, शिप का भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोई चीज गुम हो जाती तो उसकी FIR कटवा दी जाती, तो वहां पे भी कोई इस तरह की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कटवा दी गई होगी उस कंट्रोल रूम में जाके, और ये बात आई गई होगी। 1-1.5 साल के बाद अचानक से बर्मुडा ट्रायंगल के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ एक शिप पाई गई अचानक से दोपहर के टाइम पे, और वो फौरन जो रेडार होता है वो कैच करने लग गया। तो वहां की कुछ टीम्स उस शिप के पास गई। जैसे ही शिप के करीब पहुंचे तो उन्होंने जो शिप का नाम और नंबर देखा तो वो उनको याद आया कि ये वही शिप है जो 1-1.5 साल पहले गुम हुई थी। वो इंक्वायर करने मजीद आगे शिप के अंदर कूदे और उन्होंने देखा कि वहां पे एक कुर्सी पड़ी हुई थी, एक चाय थी, चाय की प्याली थी, चाय का सारा सामान था, अखबार रखा हुआ था, और जब वो थोड़ा सा अंदर गए तो कंपास था और जो व्हील होता है घुमाने वाला वो था। और वो बताते हैं कि जो चाय हमने देखी थी जिस प्याली को, उसके अंदर चाय थी, चाय बाकायदा गर्म हो रही थी, इतनी गर्म थी कि उसमें से भाप निकल रही थी। उस कुर्सी पे किसी के बैठे होने का जब वो गरमाइश होती वो थी। जब वो अंदर गए तो वो व्हील पूरा हिल रहा था कि जैसे किसी ने अभी हिलाया हो, और जो वो झंडा लगा हुआ था अमेरिका का या किसी भी जहाज का अपने पर्सन, वो बाकायदा ऐसा था कि अभी किसी ने लहरा रहा हो, अभी किसी ने ऊपर की ओर लहराने के लिए। लेकिन ये बात हैरान ज़दा बात है कि एक वो शिप जो 1-1.5 साल पहले गायब हुई हो, अचानक से मिले, उसके अंदर कोई इंसान नहीं, कोई ह्यूमन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप उसके अंदर जाएं तो आपको ऐसा महसूस हो कि अभी कुछ सेकंडों पहले यहाँ से कोई लोग गए हैं, या क्या है कि चाय गर्म है, अंदर जो है वो व्हील घूम रहा है, फ्लैग लहरा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी बोट, which is quite weird। अगर आप ये मानते हैं इस बात को या समझते हैं कि ये सारी बातें झूठी होती हैं, फेक होती हैं, तो इस पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन ये सोच जो थी कि यार जिन्नात और ये सुपरनैचुरल लाइफ ये नहीं होती, ये वेस्ट की तरफ से हम पे ट्रांसफर की गई, और हमने चाहते हुए ना चाहते हुए भी इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस जगह से ये वाकयात हम तक ट्रांसफर हुए या ये सोच ट्रांसफर हुई, वहां पे अभी भी 50% अवाम, बल्कि 50 से ज्यादा, अभी भी अपने बेसिक्स को नहीं भूलिया। वो यही कहते हैं कि नहीं, इंसानों के अलावा भी कोई एक ऐसी मखलूक इस दुनिया में मौजूद है और वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है अगर वो चाहें तब। क्या कहते हैं उसको जरा पढ़ते हैं। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं मलीर मॉडल कॉलोनी पुलिस स्टेशन की तरफ शायद रहते हैं। कहते हैं ये मेरी नानी के नेबर्स की कहानी है। वो लेट काफी साल, आई थिंक 30 साल उस घर में रहते थे और 2 साल के लिए लंदन चले गए थे। जब वापस आए तो उनका पूरा घर डस्टी हुआ था, जैसे नॉर्मली हो जाता है, सिवाय एक रूम के जो बिल्कुल साफ सुथरा था। जब वो लोग उस रूम में गए तो वो रूम खाली था, कोई फर्नीचर भी नहीं था, बेडशीट्स भी नहीं थी, कोई कालीन, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि धूल मट्टी
कुछ भी नहीं। और वो बिल्कुल कमरा पाक साफ और उसमें सफेद चादरें, बेडशीट्स बिछी हुई थी, जैसे मिलाद एक्सेट्रा कोई मिलाद के टाइम पे बिछा देते हैं। कहते हैं वो लोग बड़े हैरान हुए। खैर उस दिन उन्होंने वो कमरा बंद ही रखा और जाके आराम किया, क्योंकि उस दिन उनसे रिलेटिव्स भी मिलने आए हुए थे। जब वो लोग रात को सोने गए तो रात को 2 बजे के बाद उस रूम में से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आने लग गई। वो लोग डर गए और कोई वहां नहीं गया। सब एक ही रूम में सोते हुए उस रात गुजारा। अगले दिन जब वो कमरे में गए तो और तलाशी ली तो उस कमरे की अलमारी में से कुरान पाक निकला। वो लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने वहां इतने सारे कुरान नहीं रखे हुए थे। उन्होंने उस कमरे में ताला डाल दिया। फिर से सिलसिला रोज हुआ। रोज आती थी तिलावत की आवाजें। उन्होंने एक मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, यहाँ अच्छे जिन्नात हैं, आप उनको तंग ना करें और वो वैसे भी तिलावत में बरकत होती है। उन लोगों ने मौलवी साहब से कहा कि आप अगर इसमें मुखातिब होकर पता करें कि ये क्या चाहते हैं तो हम लोग सुकून में आ जाएंगे। तो मौलवी साहब ने अकेले कमरे में जाकर कोशिश की और बाहर आकर बताया कि वो यहाँ कुछ करने नहीं आए, बस चंद दिन के लिए कायम है और वो इसका आप लोगों से शुक्रिया भी करेंगे। खैर वो लोग चुपचाप रहने लगे। वो कमरा यूज नहीं करते थे। तकरीबन 40 दिन तक वो ये होता रहा रोज। फिर उसके बाद तिलावत की आवाज आना। वो कहते हैं फिर उसके बाद तिलावत की आवाज नहीं आई तो हमारे नेबर्स सुकूनमंद हुए और अगले दिन कमरा खोला तो वहां से सफेद चादरें भी गायब थी और अलमारी में कुरान करीम की जगह सोने की ईंटें रखी हुई थी, उतनी तादाद में तकरीबन जितनी कुरान पाक थे। वो लोग इंतहाई परेशान हुए। मौलाना को फिर बुलाया और सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि उनके शुक्रिया का तरीका है। फिर हमारे नेबर्स ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग वो घर छोड़ के चले गए। जो न्यू फैमिली वहीं, उनको उस कमरे ने कभी कोई आवाज नहीं आई, कभी कुछ उन्होंने किसी भी चीज को नहीं सुना। वो कहते हैं ये बात इसलिए बताना जरूरी थी क्योंकि जिन्नात सिर्फ बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं और इसी तरह के वाकयात भी पेश आ चुके हैं कराची में। परीक्षित शर्मा साहब है जिन्होंने फेसबुक पे अपना मैसेज हमें भेजा है। वो कहते हैं मिनहाज भाई, मैं ताज कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, ए ब्लॉक में। ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है कि मगरिब का टाइम था और मैं अपनी साइकिल को पार्क करने जा रहा था। तो जहां मुझे साइकिल बांधनी थी वो काफी अंधेरे की साइड थी और वो अंदर की तरफ था और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और मगरिब का टाइम भी था और बेसमेंट में सिर्फ एक ही बल्ब चल रहा होता है। तो जब मैं साइकिल को चेन लगा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी है, मुझे बुलाया है। मैं समझा कि शायद चौकीदार ने बुलाया होगा। तो मैं जब देखने गया तो कोई चौकीदार नहीं था। फिर मैंने वो बात इग्नोर कर दी, दोबारा चेन लगाने लगा तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे वाली पॉकेट में से कुछ निकाला हो। तो मुझे कुछ घबराहट सी हुई और मैं साइकिल को छोड़कर वहां की बाहर की तरफ भागना शुरू हुआ। वो कहते हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उधर है या था, क्योंकि उधर ही इमरजेंसी है और डेथ भी होती हैं उधर ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। शेयर करते हैं आपसे, हो सकता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम उमैर राठौड़। ये वाकया मेरी नानी के घर के करीब का है। मेरी नानी औरंगी टाउन में रहती हैं। उनकी गली के कोने पर एक गटर है। उस गटर पर रात को अक्सर लोगों ने एक लड़की बैठकर रोते हुए देखी है। वो गली में अक्सर नजर आती है। मेरी नानी के घर के करीब एक भैंस का बाड़ा है। बाड़े वाले 2-3 बजे उठ जाते हैं दूध निकालने के लिए।
एक दफा एक औरत आकर एक लड़के से कुछ बात करके चली गई और वो लड़का बेहोश हो गया। बाद में उससे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि वो औरत मेरे से पूछ रही थी कि मेरा घर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। फिर मैं खुद ही गिर गया और उस वक्त आंख खुली। तभी मैंने कहा था कि थोड़ी सी आप लोग उर्दू में डिटेल में करके लिख दें ताकि वाकई पूरे समझ में आ जाए। कहा तो मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। फिर मैं खुद ही गिर गया और उस औरत की आंख, वो कहते हैं कि बिल्कुल लाल रंग की थी और गली में तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और गली सुनसान भी थी। थैंक यू सो मच भी शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हिल पार्क का नहीं, आई एम सॉरी, ये इस्लामाबाद की जो मागला हिल्स हैं इसका भाग है। और ये उस वक्त था जब मैं 20 साल पहले हिल पार्क देख कह रहा हूँ, मागला हिल्स गया था। तो मेरी ताई ने मुझे बताया था कि मागला हिल्स के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि वहां पे अक्सर औकात ये हुआ है कि जब लोग ऊपर जाते हैं रात के वक्त तो वहां पे औरतों के रोने की आवाज आती है जोर जोर से। पूरे मागला हिल्स में अगर आप जाएं ऊपर तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई बराबर में आबादी होगी तो वहां से आती होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जब तुम भी बड़े हो जाओ और जब जाओ तो वहां पे देख लेना। तो इस दफा जब मैं वहां पे गया था और मेरा दामनी को जाना हुआ, मैं रात को ही तकरीबन गया था कोई 8-9 बजे के करीब। तो अब तो मागला हिल्स की जो इस्लामाबाद से रोड बनाई है वो बहुत जबरदस्त बना दी है। ऊपर गया, मैंने खाना वाना खाया तो वहां पे एक वेटर था, तकरीबन रात के 1-1:30 बज चुका था तो अच्छा खासा खाली हो चुका था। तो मैंने वहां के वेटर को बुलाया, मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि मैं इस तरह का शो करता हूँ और ये है और वो है, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ होता है भाई, जंगल है और ये है तो मखलूक नजर आती है। तो वो काफी देर तक तो बोलता रहा जी साहब होता है लेकिन छोड़ें अब ये, और वो बात को टालता रहा। लेकिन फिर एक टाइम के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि कोई 10-12 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले का, कि यहाँ पे एक औरत का मर्डर हुआ था। मैंने कहा अच्छा तो बात क्या है? तो कहते हैं ये है कि वो एक औरत और एक मर्द यहाँ पे आए थे कोई रात 8-9 बजे के करीब। अगर हम 15 साल पुरानी बात भी कर रहे हैं तो इस्लामाबाद 15 साल पहले शायद 7 बजे ही सो जाया करता था। अब वो 10-11 बजे वहां पे रात होती है, वहां उस वक्त तो पहले ही हो जाती होगी। तो अगर आप रात को 8-9 बजे निकलते 10-15 साल पहले तो बिल्कुल सुनसान होता। और जब आप मागला हिल्स की तरफ जाते तो वो आबादी वहां है ही नहीं, जंगल है पूरा, चारों तरफ ही जंगल जंगल, ऊंचाई, और उस वक्त तो रोड भी नहीं बनी थी तो लाइटें भी नहीं थी तो अंधेरा भी होता था। तो जैसे हमारे यहाँ डेविल्स पॉइंट है या हिल पार्क का टॉप का एरिया है, वहां पे लोग जाते हैं सुकून के लिए या ऐसी बातें करने के लिए, तो वहां पे भी वो पिकनिक पॉइंट था एक, सैटरडे को लोग चले जाया करते थे। तो कहते हैं किसी तरह की एक फैमिली या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मागला हिल्स पे गए और वहां पे थोड़ी देर बातें करने के बाद जब वहां पे बिल्कुल ही सुनसान हो गया था, सन्नाटा हो गया था, तो उस मर्द ने उस औरत को वहां पे कोने पे लेके गया और धक्का दे दिया और वो गिर गई और वो मर गई। कहती है जब वो वापस मर्डर करके आ गया और 1-1.5 हफ्ते तक उस औरत के फैमिली वाले उसको, लड़की को ढूंढते रहे, और फिर जब पुलिस में कोई बात पता चली तो उन्होंने सर्च शुरू की और उस मर्द को भी पकड़ा और उस पे जब थोड़े बहुत उसको मारा गया, रिमांड हुआ उसका, तो उसने ये बात कबूल की कि हाँ मेरे से एक ये मर्डर हुआ है और वो जेलसी में हुआ था क्योंकि वो लड़की शायद किसी और से प्यार करने लगी थी और फलाना और ये, और उस औरत मर्द ने उसको मार दिया।
लेकिन उसके बाद से आज तक वहां पे अक्सर औकात लोगों को एक नहीं कई सारी औरतों के चीखने की, रोने की, दर्द की एहसास आवाज आती है। बकौल उस वेटर के कि कुछ लोगों ने तो उस औरत को देखा भी है कि जब आप इस्लामाबाद से मागला हिल की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं तो सीधे हाथ की तरफ आपके पहाड़ी होती है और राइट उल्टे हाथ पे आपके खाई होती है। और इस जो रोड है बहुत पतली सी है। पहले तो वो एक सिंगल ट्रैक था, अगर आपकी गाड़ी जा रही तो वापस जो आ रही होगी वो मुश्किल हो जाती थी। तो कहते हैं कि जब आप टर्न होते 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 बीच रास्ते में पहुंचते थे तो एक साइड पे कॉर्नर पे जहाँ पे उसको जहाँ से फेंका गया था एक्चुअली, वहां पे उसी बाउंड्री पे एक औरत हमेशा खड़ी हुई नजर आती है लोगों को। और जैसी गाड़ी उस औरत के करीब से गुजरती तो वो लड़की या वो औरत या वो जो भी चीज है वो छलांग लगा देती है। और लोग जब ये देखते हैं तो वो गाड़ी रोक के फौरन देखते हैं कि क्या हुआ, तो वहां पे कोई नहीं होता। और फिर रोने की और चीखने की और इस तरह की आवाजें आती हैं। कभी अगर आपका जाना हो इस्लामाबाद तो ये मागला हिल्स जरूर जाइएगा। दिन में इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं और रात में इससे खौफनाक जगह कोई नहीं। 2 साल की थी और उनकी अम्मी को किसी के यहाँ पे आने आए हुए थे, वॉशरूम जाना था, घर करना पॉसिबल नहीं था, तो पास ही जंगल था, उन्होंने वहां जाकर अपना वॉशरूम किया। जब वो घर वापस आई तो मेरी कजिन ने मिट्टी का तेल पी लिया, उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर गया और थोड़ी देर बाद कजिन की मदर की आंख लग गई। तो उनको ख्वाब आया कि दुआ पढ़ो क्योंकि इस पर साया है, और वो फौरन उठी और दुआ पढ़कर उस पर फूंकी और वो फौरन उठ गई। और मेरी कजिन ने उन्हें बोला कि अम्मी मेरे पास एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और वो भाग गई। शायद आपको ये मैसेज मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज हमें भेजा है, वो कहते हैं कि मैं MA के कॉलेजिएट नॉर्थ कराची में पढ़ता था। लास्ट ईयर 2nd ईयर का कोचिंग में था। वहां मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो अपनी बहन के साथ वहां पढ़ने आता था। वो दोनों बहन भाई बहुत अच्छे थे और डिसेंट नेचर के थे। बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन होती है और वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के थे। क्योंकि हम एक ही सेक्शन और ग्रुप के थे तो हम अक्सर वापसी पे उसके घर चले जाते थे, जो कि सखी हसन ग्रेवयार्ड के करीब ही था। हम दोनों दोस्त पढ़ाई करते थे। जैसे जैसे उनके घर में जाना होने लगा तो पढ़ाई के दौरान उनकी बहन भी आके बैठ जाया करती थी और वो तीनों पढ़ाई किया करते थे साथ में। वो कहते हैं एक रोज मैं उसके घर डायरेक्ट गया फॉर स्टडीज, तो उसने कहा कि आज हमारे यहाँ हलीम है, आज नहीं पढ़ाई हो सकती। खैर मैं वापस घर आ गया। वो कहते हैं कि उसके बाद वो दोनों कोचिंग नहीं आए, ना मोबाइल पे रिस्पॉन्ड किया। आखिर मैं उनके घर में गया तो उसकी बहन ने दरवाजा खोला। वो कहते हैं जैसे मैंने उनकी बहन को देखा तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि उसके जो बाल थे वो बहुत छोटे हो गए थे, जो कि काफी लंबे थे, लेकिन अब कुछ अजीब से बाल हो गए थे, जैसे फौजी कटिया, इतने शॉर्ट। कहते हैं मैं अंदर गया, मैं अपने दोस्त से मिला तो अपने दोस्त से अपनी उसकी बहन की खैरियत पूछी तो उसने कहा कि हलीम वाली रात को हम सब कजन्स बहुत बोर हो रहे थे कि अचानक प्लान बना के चलो यार छुपन छुपाई खेलते हैं। वो छुपने की जगह जो थी उन्होंने वो ग्रेवयार्ड चूज की थी। कहते हैं क्योंकि हम सब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमें मजा भी आया, हमें एडवेंचर लगा और किसी ने शायद मना भी नहीं किया वहां जाने को। कहते हैं वहां मेरे दोस्त किसी को नहीं मिली। जब छुपने की बारी आई तो उनकी बहन छुपी जाके, तो वो किसी को नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद वो लड़की एक कब्र के करीब बैठी हुई नजर आई और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और चुप करके बैठी हुई थी।
उसको फौरन घर लेकर आए तो वो पैरानॉर्मल बिहेव करने लगी, जैसे वो बिल्लियों की तरह घुराने लग गई। ये देखकर सब घर वाले बहुत परेशान हुए। करीबी एक मस्जिद के इमाम को बुलाया तो उन्होंने उस घर पे आके जैसे उस औरत को देखा, उस लड़की को देखा, तो कहती है कि ये लड़की जो थी ये किसी कब्र के करीब बैठी हुई थी और इसके जो लंबे बाल थे वो उस कब्र पे टच कर रहे थे बार बार। तो वहां पे जो भी मखलूक थी उसको ये बात नागवार लगी और उसने उसके बालों पे कब्जा कर लिया है और अगर अब इसकी जान बचानी है तो ये बाल काटने पड़ेंगे, जिसकी वजह से शायद ये अमल पेश किया गया कि उसके लड़की के जो लंबे बाल थे उनको काट दिया गया और उसके बाद से अब वो बिल्कुल सही है और ना ही कोई अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती है। लेकिन फिर भी जब भी उससे हम इसके वाक़े के बारे में पूछते हैं तो वो अफसरदा हो जाती है, मायूस हो जाती है। वो उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि प्लीज शेयर दिस स्टोरी एंड ये एडवाइस है उन लोगों के लिए जो इन सारी एक्टिविटीज को हंसी मजाक में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फात सिद्दीकी, थैंक यू। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं बख्तावर बात कर रही हूँ कराची से। जी बख्तावर साहब कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। मुझे जो वाकया शेयर करना है वो मेरी सिस्टर से है रिलेटेड। एक दफा जो है मेरी कजन खाला की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मेरी मदर और जो मतलब बड़े बड़े थे सब वो जो कजन के साथ हॉस्पिटल थे और घर पे मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और 2 छोटी ट्विन सिस्टर्स थे। सही। तो हमने कहा एक ही कमरे में सो जाते हैं। उन तब हम गार्डन वेस्ट में ही थे, अभी हमने घर चेंज कर लिया है। सही। देन हम जो है रात के 3 बज रहे होंगे, मैं मेरी 2 ट्विन सिस्टर जो है सो चुकी थी। उसके बाद रात में मतलब मैंने करवट बदला, मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जब देखा तो उनका जो है वो बहुत रोनी जैसी थी और बहुत अक्सर जो है उनके साथ काफी ऐसे वाकयात होते रहते हैं, मगर वो जो है थोड़ी सी स्ट्रांग है, मतलब उन बातों को इग्नोर करते हैं थोड़ा। और तो उस वक्त मैंने उनकी हालत देखी, बहुत अजीब कंडीशन थी। मैंने कहा शायद पता नहीं खुदा न खास्ता कजन को कुछ हो गया क्या। तो मैंने उठी फौरन, मुझे डर लगा। मैंने कहा क्या हुआ बाजी? तो कहा कि ना बेड के बराबर में जो है अलमारी थी और उससे जो है थोड़ा सा गैप था, उससे कहा यहाँ पे कोई है। मैंने कहा बाजी अभी कोई नहीं, क्योंकि मुझे उस वक्त जो है कुछ नजर नहीं आ रहा था और उनकी कंडीशन इस कदर ऐसी थी कि मैं खुद जो है डर गई थी। मैंने कहा बाजी अभी कुछ नहीं, कह रही अभी कुछ है जो मुझे दिख रहा है। और जैसे उन्होंने बताया, जब उनकी थोड़ी कंडीशन संभली उस वक्त तो कुछ बताने के लगे। और जब उन्होंने बताया कि उनका ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रंग का पानी उससे बह रहा हो, बहुत ही लंबी हाइट का हो और उसका जो हाथ वो जैसे वो बता रही थी कि जैसे 2 फिंगर्स हो बस। तो उस वक्त बहुत डरी और कह रही थी कि अब इस तरह से और थोड़ी देर के बाद वो फिर अपनी हालत में वो कह, और फिर भी उनको जो है उसी चीज से डर लगता रहा। काफी दिन हो गए उनको फिर अक्सर ऐसी चीजें जो है नजर आने लगी। बस ये जो वाकया था मैंने शेयर करना था। और ये इसी घर में पेश आया जिसमें आप अभी रहते हैं? नहीं, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। गार्डन वेस्ट नहीं था, मगर अभी हम जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए। वो थोड़ा सा पहले वाला घर था। और आपकी बहन को आज तक इसके बारे में इल्म नहीं हुआ कि उनके साथ होता क्या है? नहीं, वो बस वो कहती हैं कि ऐसी कोई चीज थी उसके हाथ में, जैसे नहीं कि तलवार जैसी कोई चीज थी और वो उनपे वार करना चाह रही थी, पर वो उससे कुछ किया नहीं। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ऐसी थी ना कि मैं खुद डर गई थी उनको देख के। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कि मैंने गुलशन इकबाल में एक शॉप खोली थी, सुपर स्टोर। किधर की तरफ जनाब? गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल में? हाँ, ये इस तरफ मिलीनियम के करीब। सही सही। तो वो एक बड़ी अच्छी शॉप चल रही थी। कुछ दिनों बाद जो है ना मुझे पता चला, एक दिन स्टोर में मैं गया, एक छिपकली मुझे मिली। सही। उसको मैंने मारने की कोशिश की, कभी आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन वो मैंने उसको मार दिया। सही। उसके बाद से ये पोजीशन होने लगी कि रोज आना जो है ना
स्टोर में कोई ना कोई चीज, जो भी चीजें हैं गायब होना शुरू हो जाती थी। एक दिन दुकान बंद करते, अंदर 10,000 20,000 रुपए रखते, 5 दिन के बाद खोलते, दुकान में से सामान गायब होना शुरू हो जाता, पैसे भी गायब। डेली ये रूटीन हो गई। ये देखते देखते हमने कार्टन जो रखे हुए थे, अंदर माल भरा हुआ था, कार्टन अंदर से खाली, सब सामान जो है ना अंदर से गायब। डेली ये रूटीन। फिर मैंने कई आलिमा से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी आपने कुछ किया इस तरह से। मैंने बताया कि हाँ छिपकली थी। कहने के जहाँ आपने जगह ली है यहाँ पर जिन्नात रहते थे पहले से, उनका बच्चा जो ना छिपकली के रूप में था, जिसको आपने मार दिया, और उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो है वो 20-25 लाख रुपए का जो माल लगा हुआ था, देखते ही देखते 2 महीने में पूरी सुपर स्टोर मेरा खाली हो गया। और अब आपने वो जगह छोड़ दी? वो जगह मैंने फिर छोड़ दी। आपका किस नाम से स्टोर था जनाब? ये मेरा था जावेद सुपर स्टोर के नाम से था। अच्छा। और अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता है कि बाकायदा, क्योंकि चोर आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो चोरी होती है असल में कोई नहीं? मैंने पूरा वो देखा, वो जगह जो थी ना मेरी अपनी जगह थी, पीछे से नीचे पर ग्राउंड फ्लोर में पूरा पोर्शन बंद था, और सामने दुकान पे शटर बंद करने के बाद मैंने ये भी करने की कोशिश की कि काउंटर पे मैंने 10,000 रुपए रखे या 2,000 रुपए रखे, शटर बंद किया, और 10 मिनट के बाद मैंने दुकान खोली, तो उसके बाद वो गायब है। ये मैंने हर तरह से चेक कर लिया, कोई और एंट्री का कोई रास्ता नहीं था। और वैसे आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई है? नहीं, कुछ फीलिंग होती थी, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ चेंज वगैरह आ जाती थी। एक दफा मेरे पास कुछ 10-12 हज़ार रुपए की चेंज आ गई थी, वो रात को रखी, और मैं सुबह गया हूँ तो वो उसमें से गायब। डेली ये रूटीन होती थी। बिस्कुट के डब्बे हैं, चाय के पैकेट हैं, कार्टन है, पूरे के पूरे ऊपर से पैक हैं, गाड़ियों से लिए, अंदर से सारे खाली हो जाते थे। मैंने 3 महीने मुश्किल से लगे, 3 महीने के अंदर मैंने 2-3 आलिमों से कांटेक्ट किया जिनको लेके आया, लेकिन सबने यही बताया कि जिन्नात का साया है। और उसके बाद आपने उस जगह का क्या किया? जगह मैंने सेल कर दी है। वो आज तक उस जगह के ऊपर जो है ना कोई और काम नहीं हो सका, मतलब कोई दुकान बंद ही पड़ी है। तो आपने जिनको बेची थी आपने उनको बताया था ये सब? जी हाँ, मैंने बता दिया था। तो यही वजह है कि मैंने उसको बहुत लॉस में मैंने बेचा था। तो उन्होंने कहा था कि हम ऊपर का पोर्शन हम अपने पास रख लेते हैं, तो वो उन्होंने ऊपर रिहाइश कर रहे, लेकिन नीचे का पोर्शन बंद पड़ा हुआ आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है मेरे साथ लाइन पे मौजूद? जी खुरम बात कर रहा हूँ कराची से। क्या बात है आपका? जी सर, ये मुझे बताना था कि मैं पहले स्टॉक एक्सचेंज में था, तो स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन 2:15 तक जो है ना ये स्टॉक मार्केट वगैरह क्लोज हो जाती थी दोपहर में। दोपहर में ना, तो मैं फिर क्या करता था कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मैं जाके मस्जिद के अंदर जो है ना वहाँ पर असर की नमाज का इंतजार कर रहा था। उस वक्त असर की नमाज 4:15 का अजान होती थी, 4:30 तक वो हो जाती थी, नमाज हो जाती थी। तो तकरीबन मैं 3:15 तक वहाँ पर मस्जिद में पहुंच गया था। ये अपना और नीचे का पोर्शन जो मस्जिद का था ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब कलर वगैरह उस पर हो रहे थे ना, रंग वगैरह हो रहा था। तो ऊपर वाली जो मंजिल है वहां पर मैं वजू खाने पे मैं वजू कर रहा था। सही। तो हुआ ये कि मैंने जब वजू करना स्टार्ट किया तो बराबर से जो है मैंने देखा कि वो नलके में से पानी गिरना शुरू हो गया। तो मैं समझा पता नहीं कुछ मेरा वो होगा, वहम होगा, वजू कंप्लीट करके इसको बंद करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वजू कंप्लीट करके दूसरा नल मैंने बंद किया तो थर्ड वाला नल स्टार्ट हो गया। इस तरीके से करते 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 मैं अपनी बेख्याली में मैं कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं एंड तक जैसे ही पहुंचा ना तो मैंने देखा कि जिस नल पे मैं वजू कर रहा था फर्स्ट वाला, वहां से भी पानी आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे बिल्कुल इतना खौफ जड़ा हुआ, उसके बाद से मैंने ना मस्जिद में जल्दी जाना भी छोड़ दिया। और अब मेरी कोशिश यही होती है कि अब जो है ना मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही जो मस्जिद का पोर्शन है वहीं मैं नमाज अदा करूँ। हेलो जी जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं। तो आपने मतलब ये देखा कि वहाँ पे वुजू कोई कर रहा था शायद? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने किसी पर्सन को नहीं देखा। पानी का बहना देखा कि नल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा था, और जैसे ही मैं वो नल बंद करूँ तो नेक्स्ट वाला नल जो है ना वो इस तरीके से मैं कोने में पहुंचते ये तकरीबन 8 साल हो गए इस बात को। और मैं आपको मस्जिद का नाम भी बता दूं, ये है दारुल उलूम अमजदिया मस्जिद है। ये आलमगीर रोड पे है, अपना समझ लें कि नेशनल कॉलेज की चौरंगी है ना। किसकी कॉलेज की? नेशनल कॉलेज की जो
जो चौरंगी जो है शरफाबाद के बाद जो आती है, उसी तरफ दारुल उलूम अमजदिया मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद है। सही। मैं उसी मस्जिद में की बात कर रहा हूँ। और ये मतलब इसके बाद आपने किसी वहाँ के मौलवी से या किसी से ये बात डिस्कस? नहीं, मैंने ये बात जो है ना वहाँ के खादिम वगैरह से और मौजिम से की थी। तो उन्होंने क्या? लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे भी अंदाजा है कि मस्जिद के अंदर तो आपको पता है ना कि नमाज, अब वो ऐसा वक्त था कि शायद किसी की इबादत का टाइम था, क्या था। लेकिन मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कोई सामने से कोई रिप्लाई या कोई फीडबैक वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको बता तो दिया था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू।